नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक कम तीव्रता का बम धमाका जब कई देशों को दहला दे, उस धमाके से जब सबसे शक्तिशाली देशों में खलबली मच जाए, तब खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। राजधानी दिल्ली में कम तीव्रता का एक धमाका हुआ। शुक्रवार की शाम बम फटा। बम फटने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई, तब होश उड़ाने वाले खुलासे होने लगे। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का कनेक्शन दो जानी दुश्मन देशों से जुड़ा। ये देश है इजराइल और ईरान। धमाका इजराइल के दूतावास के सामने हुआ। इजराइल ने धमाके के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी क्या इतनी भर है? बम का रिमोट कंट्रोल कहां था? दिल्ली ब्लास्ट को महाविनाशक युद्ध का ट्रेलर क्यों बताया जा रहा है? टेलीसीरीज ब्लैक फ्राइडे टेल ऑफ रिवेंज के इस एपिसोड में देखिए धमाका, द दिल्ली डायरी। नंबर 5 के सामने फुटपाथ पर झाड़ियों के बीच में वो फ्लावर पोट रखा होता है, जिसके अंदर अचानक से धमाका होता है। 29 जनवरी 2021, अब्दुल कलाम रोड, दिल्ली। हाई सिक्योरिटी जोन, कदम कदम पर सख्त पहरा। जिस रोड पर इजराइल का दूतावास है, वहां अमूमन ट्रैफिक कम रहता है। शुक्रवार की शाम भी एक दो गाड़ियां ही गुजर रही थी। कई गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी। हाई सिक्योरिटी जोन में एक कैब की एंट्री हुई। कैब से दो लोग उतरे। दोनों अब्दुल कलाम रोड पर कुछ देर रुके। इजराइल की एम्बेसी से 150 मीटर दूर ये दोनों कुछ खुराफात कर चलते बने। घड़ी की सुइयां जब 5:05 पर पहुंची, तो खुराफात का पता चला एक जोरदार धमाके के बाद। धमाके से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में बम धमाके की खबर ने खलबली मचा दी। किसान आंदोलन की कवरेज कर रहे TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा ने ब्लास्ट साइट का रुख किया। मौके पर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा पहुंचे और जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। ये देखिए मेन रोड है, ठीक बराबर में आप ये देखिए फुटपाथ है। फुटपाथ के किनारे ये देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ठीक इन्हीं के बीच में एक फ्लावर पोट रखा हुआ था। उस फ्लावर पोट के अंदर जो बंगला नंबर 5 आप देख रहे हैं, बंगला नंबर 5 इसी बिल्कुल मेरे दाएं तरफ, उसी बंगला नंबर 5 के सामने फुटपाथ पर झाड़ियों के बीच में वो फ्लावर पोट रखा होता है, जिसके अंदर अचानक से धमाका होता है। वहाँ 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई थी। 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बेहद लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान इसमें नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिल्ली ब्लास्ट की एक तस्वीर कैप्चर हुई। एक जानकारी जितेंद्र शर्मा जुटाकर पूरे देश को बताने लगे। शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं लगा कि इस धमाके की साजिश कितनी गहरी है, लेकिन मौका वारदात से जो सबूत मिले, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को बहुत बड़ा आयाम दे दिया। इजराइल दूतावास के करीब हुए ब्लास्ट में IED इस्तेमाल किया गया। बम ब्लास्ट साइट पर बैटरी मिली। बम धमाके के लिए कोल्ड ड्रिंक कैन गड्ढे में रखा गया। बम को घातक बनाने के लिए बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल की गई। बम विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। बम बनाने वाले प्रोफेशनल थे। बम धमाके से कितना नुकसान करना है, इसका पूरा हिसाब पहले लगा लिया गया था। धमाके से सड़क किनारे गड्ढा बना। जिस कोल्ड ड्रिंक कैन में बम फिट किया गया, उसके चीथड़े उड़ गए। बॉल बियरिंग से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। यह हाई सिक्योरिटी जोन है, तो ऐसे में पुलिस कतई कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। उसको लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ यहाँ जुट गई है। और देखिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, वो इस वक्त सभी मौके पर मौजूद हैं। जो खुफिया एजेंसी है, जो IB विभाग है, उससे जुड़े कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियों ने जब अब्दुल कलाम रोड के CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए, तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। CCTV कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई। इजराइल दूतावास से महज चंद कदमों की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है। ठीक सामने मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाएं, ठीक ये देखिए
ठीक उस जगह ये ब्लास्ट हुआ जहां से इजराइल दूतावास महज 100 मीटर की दूरी पर है और जहां झाड़ियों में ब्लास्ट हुआ है उसके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने समस्या ये है कि उस सीसीटीवी कैमरे में जो डेट है और जो सन है वो 1970 का बताया जा रहा है, यानी कि टेक्निकल फॉल्ट उसके अंदर आ रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ब्लास्ट साइट पर मौजूद थी। कल जो धमाका हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और इसकी तह तक हम लोग जाएंगे, इसका पता लगाएंगे और जो भी जिम्मेदार होंगे वो पनिश किए जाएंगे। धमाके की इन्वेस्टिगेशन के बीच इजराइल के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया में दावा कर ब्लास्ट का कनेक्शन ईरान से जोड़ा। इजरायली पत्रकार का ये वही ट्वीट है जिसमें उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में सीधे तौर पर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का हाथ बताया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी लेने वाला संदेश रिलीज किया। हालांकि ब्लास्ट साइट पर मिले लाल दुपट्टे और एक लिफाफे ने धमाके से ईरानी कनेक्शन क्लियर कर दिए। लिफाफे से मिली चिट्ठी में ऐसी धमकी दी गई जिससे हड़कंप मच गया। चिट्ठी इजराइल के राजदूत के नाम लिखी गई। धमाके को ट्रेलर बताया गया। जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह की मौत का बदला लेने की धमकी दी गई है। मतलब साफ है, ईरान इजराइल का बैटल ग्राउंड दिल्ली को बनाया गया। दोनों दुश्मनों के बीच दिल्ली धमाके के साथ अदावत का नया दौर शुरू हो गया है। खाड़ी देशों की दुश्मनी की खूनी लड़ाई के महाविस्फोटक होने की आशंका इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं। ईरान इजराइल के बीच आज तक सीधा सैन्य युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे पर हमले का कोई मौका ये जानी दुश्मन जाने नहीं देते। जिसे मौका मिला उसने पहला अटैक किया। जिस दिन दिल्ली धमाका हुआ ठीक उसी दिन एक और देश में इजराइल दूतावास पर अलर्ट था। यूरोप के उस देश में इजराइल एम्बेसी पर बम की खबर से हड़कंप मचा था, जिसके बाद दुनिया के सभी इजरायली दूतावासों पर हाई अलर्ट था। इसके बाद दिल्ली में स्थित इजराइल एम्बेसी के करीब धमाका हुआ। हमले का यह पैटर्न जाना पहचाना है। एक जगह दहशत फैलाकर पूरे देश में असल निशाना साधने का स्टाइल ईरान का है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए कमांडर द ईरानियन कनेक्शन। 29 जनवरी 2021, पेरिस, फ्रांस। पेरिस पुलिस की दर्जनों गाड़ियों ने इजराइल दूतावास को घेर लिया। गाड़ियों से उतरे कमांडो बड़ी शिद्दत से कुछ खोज रहे थे। दूतावास के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक रोक दिया गया। बॉम्ब विस्फोट दस्ते को जब कुछ हाथ नहीं लगा तो सबने सुकून की सांस ली। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। पेरिस से 6,500 किलोमीटर दूर दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम फट गया। दिल्ली धमाका जिस तर्ज पर किया गया 9 साल पहले ठीक ऐसा ही हुआ था। तेरह फरवरी 2020 को दिल्ली में इजराइल के राजनयिक की कार बम धमाके से उड़ाई गई थी। उस समय जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी से इसका सिग्नल दिया गया था। तेरह फरवरी के दिन ही तिब्लिसी में इजरायली एम्बेसी से महज 200 मीटर दूर एक कार में बम फिट किया गया था। गनीमत यह रही कि कार ड्राइवर ने बम को देख लिया। वक्त रहते बम डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन दिल्ली में प्लांट बम तब भी फटा और ब्लैक फ्राइडे के दिन भी। यही वजह है कि दिल्ली के 2 बम ब्लास्ट को इजराइल रूहानी आर्मी की करतूत मान रहा है। दिल्ली पुलिस
दिल्ली में रह रहे ईरानियों की तलाश कर रही है। 2 संदिग्ध ईरानी नागरिकों से पूछताछ चल रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर वो ईरानी हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। जो इजरायली एम्बेसी के सामने जो धमाका हुआ था, उसके बारे में यह कह पाना कि इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं, किनके द्वारा यह एक्सप्लोजन हुआ है, अभी यह कठिन है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब पूरे मामले की पूरी जांच हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट में जैसे ही ईरानी साजिश के सबूत मिलेंगे, बखेड़ा मचेगा। मोसाद के चीफ योसी कोहेन इस पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। योसी कोहेन जिस ऑपरेशन से जुड़ते हैं, उसका रिजल्ट पहले से तय माना जाता है। कोहेन का डंका इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया में बजता है। साल 2018 में ईरान के परमाणु आर्काइव को तेहरान से उड़ा ले जाने के ऑपरेशन को कोहेन ने ही लीड किया था। मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन अरब देशों से इजराइल की दोस्ती बढ़ाने में सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक योसी कोहेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। वो भी बेंजामिन नेतन्याहू से पहले। कोहेन नेतन्याहू के सबसे बड़ी सेनापति हैं, जिनके डायरेक्टर बनने के बाद मोसाद को और घातक बना दिया गया है। अगस्त 2020 में एक स्टेट कंट्रोलर रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि मोसाद एजेंसी का बजट 1.5 अरब न्यू इजरायली शेकेल से बढ़ाकर 2.6 अरब किया गया। इसके साथ ही मोसाद बजट और जासूसों की संख्या के मामले में भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद सबसे बड़ी हो गई। जो एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों को मार गिराने का दम रखते हैं, जिन शिकारियों से बचना नामुमकिन है, उन्हें और हाईटेक हथियार उपकरण से लैस कर इजराइल ने दुनिया की धुकधुकी बढ़ा दी है। लेकिन ईरान जैसे दुश्मन देश इजराइल से टकराने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने को भी तैयार है। ईरान इजराइल में इंतकाम लेने का ये जुनून क्यों है? दोनों देशों के बीच खून खराबे की खौफनाक दास्तान। क्या ये वजूद बचाने की जंग है? साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और तब से लेकर 29 जनवरी की शाम 5 बजे तक दिल्ली में एक भी टेरर ब्लास्ट नहीं हुआ। इसीलिए भारत की टॉप जांच एजेंसियां इस बम धमाके से जुड़े हर शख्स को सलाखों के पीछे भेजने के लिए जुट गई हैं। भारत के साथ इजराइल ने भी जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट के पीछे इजराइल को ईरानी ताकतों पर शक है। मोसाद को सिर्फ एक नाम की तलाश है, वो नाम जिसने ब्लास्ट की साजिश रची। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में रिमोट मास्टर एवेंजर्स। 9 साल बाद 29 जनवरी की शाम दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। इत्तेफाक यह है कि 9 साल पहले भी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें टारगेट पर इजराइल ही था। तेरह फरवरी 2012, औरंगजेब रोड, दिल्ली, दोपहर 3:16। एक मोटरसाइकिल सवार इजरायली दूतावास के करीब आया। वहां खड़ी टोयोटा इनोवा गाड़ी के पीछे एक मैग्नेटिक डिवाइस लगाई और इसके कुछ सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 4 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें एक नाम तल यहोशुआ का था, जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय में तैनात एक ऑफिसर की बीवी थी। सात मार्च 2012 को दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट के सिलसिले में भारतीय पत्रकार मोहम्मद अहमद काजमी को अरेस्ट किया। काजमी पर आरोप था कि उन्होंने 3 ईरानी नागरिकों के साथ इजरायली दूतावास की रेकी की थी। काजमी पर इस हमले के मास्टरमाइंड मसूद सेदाक ताजादेह से टच में रहने का भी आरोप लगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक काजमी और उनकी बीवी के अकाउंट में लाखों रुपए विदेश से आए।
31 जुलाई 2012 को काज़मी पर चार्जशीट दाखिल हुई और 19 अक्टूबर 2012 को काज़मी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। हालांकि उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई। जुलाई 2012 में एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि इस हमले के तार ईरान के मिलिट्री विंग रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हैं। तो क्या 9 साल बाद दिल्ली में ब्लास्ट के पीछे भी ईरान है? कम से कम इजरायल का तो यही मानना है। एक वायरल मैसेज के जरिए अनजान आतंकी संगठन जैश-उल हिंद ने 29 जनवरी को हुए धमाके की जिम्मेदारी ली। इसके बावजूद इजरायल का पूरा शक ईरान पर है, क्योंकि इस वक्त ईरान ही इकलौता मुल्क है जो इजरायली ठिकानों पर हमला करके अपनी साख बचाना चाहता है। बीते 350 दिनों में इजरायल ने ईरान को जो घाव दिए हैं, उससे पूरे ईरान की चीख निकल गई है। रूहानी सन्न है और अवाम सदमे में। 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की कुद्स सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। यह CIA और मोसाद का ज्वाइंट ऑपरेशन था। 1 जुलाई 2020 को इजरायल ने साइबर हमला करके ईरान की परमाणु साइट पर ब्लास्ट किया। इस धमाके की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम 10 साल पीछे चला गया। 2 जुलाई 2020 को F-35 फाइटर जेट लेकर इजरायल की एयरफोर्स तेहरान में घुस गई और सबसे बड़े मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर डाला। 27 नवंबर 2020 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को तेहरान में सरेआम स्मैश 2000 से भून दिया गया। ईरान ने इस हत्याकांड के पीछे मोसाद के एजेंट्स का हाथ बताया। जाहिर है ईरान और इजरायल में जंग आर पार की हो रही है। पर्दे के पीछे एजेंट्स एक्टिव हैं और सामने से ईरान के आतंकी संगठन। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सबसे काबिल सीक्रेट एजेंट्स दिल्ली पहुंच चुके हैं, बम ब्लास्ट की साइट पर भी जा चुके हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NIA की टीम से हर बारीक इंफॉर्मेशन भी जुटा रहे हैं। मोसाद जानना चाहता है, अगर ये जुर्रत ईरान परस्त ताकतों की है तो इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है? वो कमांडर कौन है जिस पर जिहादी ताकतों ने भरोसा जताया है? क्योंकि अगर मोसाद का शक सही निकला तो ब्लास्ट का मास्टरमाइंड चाहे पाताल में छुपा हो, मोसाद उसे ढूंढकर बेहद खौफनाक मौत देगा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मानना है कि वो 3 चीजों के दम पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं: सेक्स, मनी और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। आज दुनिया की हर खुफिया एजेंसी इसी मोसाद डॉक्ट्रिन पर काम करती है। साल 1979 में ईरानी क्रांति हुई और तब से लेकर आज तक ईरान और इजरायल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु ताकत से लैस मुल्क बने, इसलिए वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हर अहम शख्स को मार देना चाहता है। इजरायल के लिए यह काम आसान करती है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मुठभेड़, स्टोरीज ऑफ मल्टीपल मर्सेंटाइल। यह दिसंबर 2010 की बात है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हो रही थी। दुनिया के नामी फाइटर्स के बीच 22 साल का ईरानी मार्शल आर्टिस्ट माजिद जमाली फाशी भी मौजूद था। प्रतियोगिता शुरू होने के 2 दिन बाद विकीलीक्स ने एक अमेरिकी दस्तावेज लीक कर दिया। यह साल 2009 का अमेरिकी डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट था जिसका कोड था 09BAKU687।
इस खुफिया रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र का जिक्र था जिसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी। इस ईरानी सूत्र ने अपने अमेरिकी सूत्र से कहा था कि ईरान के टॉप कमांडर दबाव डाल रहे हैं कि वो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे। इस रिपोर्ट का सार यह था कि अमेरिका और इजराइल अपने इस ईरानी सूत्र का पूरा ख्याल रखें, उसे परेशानी से बाहर निकालें। विकीलीक्स की ये रिपोर्ट पढ़कर ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा के होश फाख्ता हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका नागरिक माजिद जमाली फाशी मोसाद का एजेंट है। वाजा ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो ईरान में भूचाल आ गया। जनवरी 2010 उत्तरी तेहरान, ईरान, सुबह 7:58। ईरान के टॉप क्वांटम फिजिक्स एक्सपर्ट्स मसूद अली मोहम्मदी अपने घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले ही थे कि कार के बगल में खड़ी मोटरबाइक में धमाका हो गया। मसूद की मौके पर मौत हो गई। माजिद जमाली फाशी की गिरफ्तारी के बाद ईरान को पता चला कि उनके टॉप साइंटिस्ट की हत्या मोसाद ने प्लान की थी और उसमें माजिद का अहम रोल था। 28 अगस्त 2011 को फाशी को मौत की सजा सुनाई गई और 15 मई 2012 को उसे तेहरान की एविन जेल में फांसी दे दी गई। ईरान सदमे में था। मोसाद के एजेंट खुलेआम ईरान में घूम रहे थे और ईरान को इसकी भनक भी नहीं थी। जुलाई 2011 को मोसाद ने ईरान को एक और झटका दिया। ईरान के टॉप इलेक्ट्रिक इंजीनियर दरियोश रजाईनेजाद को बाइक सवार हमलावरों ने गोली से भून डाला। दरियोश हाई वोल्टेज स्विचेस बना रहे थे जो न्यूक्लियर वॉरहेड का सबसे जरूरी उपकरण होता है। 12 नवंबर 2011 को तेहरान में एक बम धमाके में ईरानी सेना के जनरल हसन तेहरानी मारे गए। हसन ईरानी मिसाइल सिस्टम के मेन आर्किटेक्ट माने जाते थे। इस हत्याकांड के पीछे भी मोसाद था। 11 जनवरी 2012 को ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन को तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर ही बम धमाके से उड़ा दिया गया। 3 जनवरी 2020 को CIA और मोसाद के जॉइंट ऑपरेशन में कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया। ईरान को यह नुकसान भी एक ईरानी ने दिया था जिसे मोसाद ने अपना एजेंट बना लिया था। इस एजेंट का नाम था महमूद मौसवी। ईरान के मुताबिक इसी ने सुलेमानी की एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका से साझा की थी। एक के बाद एक मोसाद लगातार अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था और ईरान जिल्लत से यह तमाशा देख रहा था। इजराइल का मकसद साफ है, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना, और न्यूक्लियर पावर बनना ईरान की प्रतिज्ञा है। दोनों मुल्कों की यही जिद अदावत की जड़ है और जब तक ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कसम पर कायम है तब तक इजराइल और मोसाद उसे जख्म देते रहेंगे। मोसाद की एजेंट महिलाएं भी होती हैं, देखने में सुपर मॉडल, हॉलीवुड एक्ट्रेस सरीखी महिलाएं, लेकिन इतनी खूंखार की दहशत गर्दों का भी काम तमाम कर दें। इजराइल के परमाणु प्रोग्राम का खुलासा करने वाले मोर्देखाई वनूनू को मोसाद की लेडी एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था। वनूनू ने 18 साल इजराइल की जेल में सजा काटी। वो अब भी इजराइल की पहरेदारी में है, मगर मोसाद एजेंट उन दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते जिन्होंने इजरायली नागरिकों का एक कतरा भी खून बहाया हो। टेलीसीरीज शिकारी के इस एपिसोड में देखिए विरासत, बैकग्राउंड ऑफ हॉस्टिलिटी। 2 जुलाई 2020 रात 2 बजे नतांज, ईरान। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक फाइटर जेट F-35 2 जुलाई की आधी रात के वक्त ईरान की सीमा में दाखिल होते हैं। ईरान का रडार F-35 को पकड़ नहीं पाता। फाइटर जेट्स उस नतांज शहर की तरफ रुख करते हैं जहां ईरान के मिसाइल अड्डे और एटमी ठिकाने हैं। चंद पलों में नतांज के ऊपर F-35 पहुंचता है और इसके बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं नजर आता है। ये इजराइल का ईरान में घुसकर हमला था जिसको मोसाद के एजेंट्स ऑपरेट कर रहे थे।
इस हमले में नतांज के मिसाइल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जोरदार झटका लगता है। जानकारों की नजर में इजरायल के हमले के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम महीनों पीछे चला गया। दो 2013 में ईरान ने नतांज में मिसाइल और एटम बम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। 2018 में इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी, लेकिन इजरायल ने एक झटके में रूहानी के एटमी अरमानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि ईरान ने इजरायल के हमले को मामूली बताया, लेकिन सच यही है कि एटम बम के जरिए अमेरिका के दोस्त इजरायल को सबक सिखाने के रूहानी एंड कंपनी के मंसूबे ढेर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजरायल ने सिर्फ हवाई हमले ही किए हों। 2 जुलाई से ठीक पहले मोसाद के एजेंट्स ने ईरान पर साइबर हमला किया और एटम बम प्रोग्राम से जुड़ी सीक्रेट्स फाइल उड़ा ली। ये तो बस ट्रेलर है। ईरान पर इजरायल के सीक्रेट अटैक की फहरिस्त बहुत लंबी है। 25 जून 2020 की तारीख को इजरायल के फाइटर जेट ने ईरान पर धावा बोला। अमेरिकी F-16 स्टिल्थ ने परचिन इलाके में बमबारी की। बताया जा रहा है कि परचिन में ईरान का मिसाइल उत्पादन सेंटर था। सवाल है, इजरायल को ईरान के सीक्रेट मिशन की एक एक भनक कैसे लगती है? इसके लिए एक तारीख बेहद अहम है। 6 जुलाई 2020 पामचीम एयरबेस इजरायल। 6 जुलाई को इजरायल ने एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया। धरती से हजारों किलोमीटर दूर यह सैटेलाइट ईरान की जासूसी करेगा। इजरायल को पल पल के खतरे की जानकारी देगा। सवाल है, ईरान की जासूसी आखिर इजरायल के लिए क्यों जरूरी है? असल में यहूदी देश इजरायल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है। तमाम मुस्लिम देश इजरायल के दुश्मन हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। हाल के बरसों में ईरान ने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है। अब रूहानी ब्रिगेड अपनी मिसाइलों में एटम बम फिट करना चाहती है। इसलिए अमेरिका से अदावत के बावजूद ईरान एटम बम बनाने पर आमादा है। इस एटम बम के जरिए वो इजरायल पर हमला करना चाहता है। इसलिए सवाल इजरायल के वजूद का है। इसलिए ईरान को लेकर मोसाद हाइपर एक्टिव है और वो दुश्मन की सरहद में घुसकर हमले करती है। ईरान और इजरायल की जानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे का नामो निशान मिटाने की हद तक नफरत करते हैं। इकलौते यहूदी देश इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर ईरान आमादा है और इस वजह से रूहानी एंड कंपनी का एटमी मिशन जारी है। लेकिन चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा इजरायल मोसाद के कारण फौलाद बनकर खड़ा है। न सिर्फ इजरायल के भीतर किसी दुश्मन को झांकने की हिम्मत है, बल्कि मोसाद दुनिया के किसी कोने में जाकर यानी घर में घुसकर किसी को भी मार सकता है। ऐसे में ईरान में इजरायल को मिटाने के लिए तैयार हो रहा एटमी जखीरा मोसाद के टारगेट पर है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर ऑफ गल्फ। हिंदुस्तान में जब दिवाली की आतिशबाजी हो रही थी, तब इजरायली मिसाइलों से गाजा पट्टी दहल रही थी। गोली के बदले गोला, बम के बदले मिसाइल। रॉकेट अटैक के बदले फाइटर ड्रोन से बारूदी इंतकाल।
ये इजराइल का स्टाइल है, ऐसा स्टाइल जिससे फारस की खाड़ी में बसे उसके सभी दुश्मन खौफ खाते हैं। गाजा पट्टी से आए रॉकेट के जवाब में इजराइल ने फाइटर जेट, जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक से हमला कर बारूदी बवंडर लगाए। मोसाद एजेंट अपने देश के इसी फलसफे पर चलते हैं, दुश्मन को तब तक मारो जब तक वो दम न तोड़ दे, फिर इसके लिए चाहे जितनी भी ताकत लगे। मोसाद एजेंट्स ने सबसे क्रूर तानाशाहों तक के नाक में दम कर दिया था। 27 जून 1976 बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए फ्रांस की एयरबस ने उड़ान भरी। प्लेन में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। प्लेन बीच रास्ते में एथेंस में लैंड हुआ। मुसाफिरों का दूसरा जत्था प्लेन में सवार हुआ। एथेंस एयरपोर्ट पर 58 मुसाफिर प्लेन में चढ़े। रात 11:30 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। तभी मुसाफिरों के दूसरे जत्थे में 4 हथियारबंद दहशतगर्दों ने प्लेन हाईजैक कर लिया। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर पेरिस के बजाय उसे लीबिया के शहर बेनगाजी ले गए। बेनगाजी में 7 घंटे रुकने के बाद यह प्लेन युगांडा के आसमान में जा पहुंचा। आतंकियों ने युगांडा में सब सेटिंग कर रखी थी। तानाशाह ईदी अमीन दहशतगर्दों का साथ दे रहा था। 28 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट, युगांडा। प्लेन हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग रखी। इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई की शर्त रखी गई। नागरिकों के जान के बदले $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स मांगे गए। आतंकियों ने 1 जुलाई 1976 तक की डेडलाइन तय की। आतंकियों को बातचीत में उलझाकर इजराइल ने डेडलाइन 3 जुलाई तक आगे बढ़वाई और ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 3 जुलाई 1976 एंटबी एयरपोर्ट, युगांडा। रात 11 बजे 100 मोसाद कमांडो 4C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन से एंटबी एयरपोर्ट पहुंचे। इनके साथ काले रंग की मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारें भी एयरपोर्ट पर उतारी गई। ये हूबहू ईदी अमीन के काफिले जैसा था। युगांडा की सेना को लगा तानाशाह पहुंचा है, लेकिन वो मोसाद एजेंट थे जिन्होंने महज 53 मिनट में दूसरे मुल्क में बंधकों को रिहा करा लिया। भीषण खून खराबे में युगांडा के 48 जवान मारे गए। सभी आतंकियों को मोसाद कमांडोज ने गोलियों से भून डाला। जाते जाते मोसाद एजेंट ने एंटबी एयरपोर्ट भी बर्बाद कर दिया। सभी प्लेन बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। पूरे ऑपरेशन में इजरायली यूनिट कमांडर योनतन नेतन्याहू की मौत हो गई। योनतन नेतन्याहू इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। अपने देश के लिए सबसे बड़े त्याग की भावना मोसाद एजेंट बनने की पहली शर्त है। यूं ही नहीं, ये एजेंट दुश्मनों के काल कहे जाते थे। इजराइल को इस दुनिया में किसी का खौफ नहीं है। ईरान भी इस वक्त कैसा भी दुस्साहस करने पर आमादा है। लिहाजा इन दोनों मुल्कों के बीच जंग बड़ी भयानक हो सकती है। ईरान के समर्थन में खुलकर कोई देश नहीं आता, जबकि इजराइल के पाले में कई महाशक्तियां खड़ी हैं। अब सवाल है कि इन दोनों के बीच अदावत का भविष्य क्या है। ईरान और इजराइल के बीच जारी प्रॉक्सी वॉर का अंजाम क्या है। देखिए टेलीसीरीज के इस एपिसोड में सिरा व्हाट्स द नेक्स्ट।
27 सितंबर 2018 यूएनजीए न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल के प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए। उनकी नाक पर गुस्सा था और तेवर तल्ख थे। For storing massive amounts of equipment and material. भाषण शुरू करने के कुछ ही सेकंड बाद नेतन्याहू ने अपने दोनों हाथ में एक पोस्टर पकड़ा। इसमें ईरान के सीक्रेट परमाणु गोदाम की सटीक लोकेशन दिखाई गई थी। The site of Iran's secret atomic archive. It's right here. नेतन्याहू का आरोप था कि जब ईरान साल 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत दुनिया की बड़ी शक्तियों से न्यूक्लियर डील कर चुका है, तो वो अपना परमाणु प्रोग्राम क्यों चोरी छिपे डेवलप कर रहा है। It hasn't abandoned. इतना ही नहीं, 30 अप्रैल 2018 को नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा कच्चा चिट्ठा खुद एक्सपोज कर दिया। मोसाद के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से एक एक पन्ने को नेतन्याहू ने खुद समझाया। Half a ton of the material inside these walls. Another 55,000 files. ऐसे मौके इतिहास में कम आए हैं जब एक राष्ट्राध्यक्ष अपने दुश्मन मुल्क को इस तरह एक्सपोज कर रहा हो। अब सवाल है, ईरान को लेकर इजराइल का एजेंडा क्या है? तो जवाब बड़ा आसान है। नेतन्याहू जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को दिखा रहे थे, उसमें ईरान के जिस जिस न्यूक्लियर साइट का जिक्र है, इजराइल हर उस साइट को तबाह कर देगा। मोसाद ईरान के मंसूबे से वाकिफ है, इसलिए उसने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टीम को टारगेट बनाना कई साल पहले शुरू कर दिया था। इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है और अपना वजूद बचाए रखने के लिए इजराइल कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अमेरिका और भारत के साथ मजबूत रिश्ते इजराइल की भुजाओं में और दम भर देते हैं। अमेरिका इजराइल को अरब और मिडिल ईस्ट का किंग बनाना चाहता है और साल 2020 में कुछ अरब देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करके इजराइल ने मिशन का आगाज कर दिया है। अब इजराइल के दूतावास मुस्लिम देशों में भी खुलेंगे। ये ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है और मोसाद अपने ताबड़तोड़ एक्शन से इस आग को भड़का रहा है। अगर दिल्ली ब्लास्ट के तार ईरान से जुड़े तो रूहानी एंड कंपनी के लिए आने वाला वक्त कयामत का होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।